हेलो, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर टू माय डियर फ्रेंड्स। और आप जुड़ चुके हैं एग्ज़ाम्स मेड इजी यूट्यूब चैनल के साथ। मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद मुजफ्फ़र। आपको हार्दिक शुभकामनाएं इस न्यू ईयर की। और आपका ये साल जो आने वाला है आपके लिए बहुत सारी खुशियां और कामयाबियां दे के आ जाए। तो आज का जो लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इस सीरीज़ का थर्ड पार्ट है, जो हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में बहुत सारा कुछ डिस्कस हो चुका है, लेकिन आज की जो बारी है वो है वायरल डिजीज़ ही, जिसको बोलते हैं डेंगू। इस लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लेक्चर हम पढ़ा रहे हैं, जो भी देख रहा है पढ़ रहा है, लाइक तो ज़रूर बनता है। तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक कीजिए और इस लेक्चर को शेयर भी कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन औरों तक भी पहुंच जाए और उनकी परेशानी दूर हो जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं अपने लेक्चर पे। अब है हमारे पास जो कम्युनिकेबल डिजीज़ डेंगू है, वायरल डिजीज़ है। तो ये डेंगू असल में क्या होता है, ये एक एक्यूट फीवर होता है। फीवर जो काज्ड बाय वायरस से ही होता है ये फीवर। और इस डेंगू की दो टाइप्स हैं, जिसको बोलते हैं डेंगू फीवर और डेंगू हेमोरेजिक फीवर। अब कैसे कैरेक्टराइज करें कि डेंगू फीवर के लक्षण क्या होते हैं और डेंगू हेमोरेजिक फीवर के लक्षण क्या होते हैं। Dengue fever is characterized by an onset of sudden high fever, severe headache, pain behind the eyes and the muscles and joints। जो डेंगू फीवर होता है ये असल में क्या होता है कि किसी और इंसान की जो बॉडी बिल्कुल फीवर में मुब्तला हो जाती है, बहुत तेज़ बुखार आ जाता है। और ये तेज़ बुखार एक अचानक से आ जाता है, और इस तेज़ बुखार के साथ साथ हेडेक भी होता है, और जो आइज़ होती है उसके बैक में पेन हो जाती है, और मसल्स एंड जॉइंट्स में भी पेन रहती है। तो डेंगू फीवर में ये याद रखिएगा आप, डेंगू फीवर और डेंगू हेमोरेजिक फीवर में क्या फ़र्क है। डेंगू फीवर जो होता है इसमें सडन से बुखार आ जाता है और बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, और आइज़ के पीछे क्या होती है, पेन, और मसल्स एंड जॉइंट्स में भी पेन। लेकिन डेंगू हेमोरेजिक फीवर जो है वो इससे कुछ ज़्यादा ही होता है। ये भी एक फीवर है, और इट इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शस वायरल डिजीज़। बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होती है, वायरल डिजीज़ ही है। इट इज़ एन एडवांस स्टेज ऑफ डेंगू फीवर, यानी कि अभी डेंगू फीवर सही नहीं हो रहा है तो ये किस स्टेज में चला जाएगा, डेंगू हेमोरेजिक फीवर में। It is characterized by fever during the initial phase and other symptoms like। तो पहले फेज में, यानी कि इन बिगनिंग, जो भी कोई इंसान इसमें मुब्तला हो जाता है तो इन बिगनिंग इसमें क्या आ जाता है, पहले फीवर आ जाता है, देन अदर सिम्टम्स आ जाते हैं लाइक सर दर्द, आँखों के पीछे पेन, जॉइंट्स में पेन, मसल्स में पेन। फिलहाल तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं डेंगू फीवर और डेंगू हेमोरेजिक फीवर में। लेकिन इसके बाद जब भी डेंगू हेमोरेजिक फीवर लगता है तो इट इज़ फॉलोड बाय द साइंस ऑफ ब्लीडिंग होते हैं, रेड टिनी स्पॉट्स ऑन द स्किन, ये भी होता है, एंड ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एंड गम्स। ब्लीडिंग, मुंह से खून आ जाना, नोज से खून आ जाना, गम से खून आ जाना। जब खून आए तो उस इंसान को समझना चाहिए कि इसका जो डिजीज़ लग चुका है वो वायरल डिजीज़ है और वो डेंगू हेमोरेजिक फीवर है। कैसे स्प्रेड करता है, हाउ डज इट स्प्रेड। डेंगू स्प्रेड्स थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एईडिस इजिप्टी मॉस्किटो। ये भी मॉस्किटो का एक किस्म है। तो इसके बाइट से, वो अब बाइट कैसे करेगा, जैसे मॉस्किटो ने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया एंड देन किसी हेल्दी पर्सन के पास गया, उसको भी बाइट किया, तो ये वायरस वहाँ से उठकर इस हेल्दी पर्सन में लग जाता है। तो इसका कैरियर हमारे पास आ गया एईडिस इजिप्टी मॉस्किटो।
ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये बात याद रखिए कि कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, डेंगू दिस डिजीज इज एईडिस इजिप्टी वायरस। ठीक। The transmission of the disease occurs when mosquito bites an infected person and subsequently bites a healthy person. In doing so, it transmits blood containing virus to the healthy person and the person becomes infected with dengue. तो जब ही इसने एक अनहेल्दी पर्सन को बाइट किया और फिर हेल्दी पर्सन को बाइट किया, तो उसकी वजह से जो वायरस होता है ये सीधा इसके खून में चला जाता है और उसको इन्फेक्ट कर देता है। द फर्स्ट सिम्टम ऑफ द डिजीज ऑकर अबाउट 5 to 7 days, यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या है बेटा इसका, 5 to 7 days आफ्टर द इन्फेक्टेड बाइट। एईडिस मॉस्किटो रेस्ट्स इंडोर्स, ये कहाँ पर रहता है, बिल्कुल अंदर रहता है, मकान के अंदर। इन क्लोजेस्ट एंड अदर डार्क प्लेसेस, तो जहाँ पर डार्क प्लेस है, जहाँ पर सनलाइट नहीं पड़ती है, तो वहाँ पर रहता है एईडिस मॉस्किटो। एंड इज एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम, रात को तो ये एक्टिव नहीं होता है लेकिन दिन टाइम में ये एक्टिव रहता है। आउटसाइड इट रेस्ट्स वेयर इट इज कूल एंड शेडेड, अगर बाहर ये रहे लेकिन वहाँ पर भी क्या कंडीशन होनी चाहिए इसको, कि वहाँ पर बिल्कुल सर्द होना चाहिए और धूप नहीं होनी चाहिए। द फीमेल मॉस्किटो लेज हर एग्स इन स्टैगनेंट वाटर कंटेनिंग सच एज कूलर्स, जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो अपने अंडे देती है स्टैगनेंट वाटर कंटेनर्स सच एज कूलर्स, तो यहाँ पर जिन कंटेनर्स में स्टैगनेंट खराब हो चुका पानी हो तो वहाँ पर अपने एग्स देती है, जैसे कूलर्स में पानी रहता है, टायर्स में पानी रहता है, एम्प्टी बैकेट्स में पानी रहता है, इन एंड अराउंड होम्स एंड अदर एरियाज इन टाउन्स और विलेजेस। द एग्स बिकम एडल्ट्स इन अबाउट 10 days, जैसे ही इन्होंने इसमें एग दिए 10 दिन के बाद इसमें से बड़े बड़े मॉस्किटोज निकल आते हैं। अब बात करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड की। द टाइम बिटवीन द बाइट ऑफ द मॉस्किटो कैरिंग डेंगू वायरस एंड द स्टार्ट ऑफ सिम्टम्स एवरेज 4 to 6 days। जैसे ही एक मॉस्किटो ने एक हेल्दी पर्सन को काटा, ठीक, लेकिन उसमें डेंगू वायरस था, उसके सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं 4 to 6 days विद रेंज ऑफ 3 to 14 days, यानी कि पहले 4 to 6 days से लेकर 3 to 14 days पर चले जाए आप तो उसके सिम्टम्स बाहर चले आते हैं, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 14 days। डायग्नोसिस क्या है इसकी? डायग्नोसिस मेड थ्रू ब्लड टेस्ट बाय स्कैनिंग फॉर एंटीबॉडीज अगेंस्ट डेंगू वायरस। तो बहुत सारे ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और ब्लड टेस्ट में देखे जाते हैं कि एंटीबॉडीज़ क्या क्या है। इन एडिशन द ब्लड प्लेटलेट्स काउंट गेट आल्सो ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड इन द इन्फेक्टेड पर्सन। तो यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि ब्लड प्लेटलेट्स जो का नंबर जो होता है ब्लड में वो भी रिड्यूस होता है। ये डायग्नोसिस है इसकी। फिर सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर। डेंगू फीवर में क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं वो तो पहले डिफिनीशन में बता दिया था, लेकिन यहाँ से इलाबरेटली बताते हैं। जो सडन ऑनसेट ऑफ हाई फीवर, बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है, जनरली 104-105 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है बेटा? शाबाश, हाँ 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 हाँ, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस विच में लास्ट अबाउट 4 to 5 days। तो 37 से उठकर ये 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, तो और ये 4 से 5 दिन रहता है। फिर क्या होता है? सीवियर हेडेक मोस्टली इन द फोरहेड, आगे वाले पोर्शन हेड में बहुत ज़्यादा हेडेक होता है। पेन इन जॉइंट्स एंड मसल्स, बॉडी एक्स, यानी कि पूरी बॉडी में पेन हो जाता है। पेन बिहाइंड द आइज विच वर्सन्स विद आई मूवमेंट, बिल्कुल आँख हिला नहीं सकता है इंसान। न्यूसिया और वोमिटिंग, न्यूसिया मीन्स कम हिम्मत हो जाना, बिल्कुल कोई काम करने की हिम्मत ना होना। वोमिटिंग, उल्टी आ जाना, ठीक है बेटा। तो ये हैं इसके सिम्टम्स। और जो हेमोरेजिक फीवर है उसके सिम्टम्स,
दिस इंक्लूड symptoms similar to dengue fever plus other symptoms such as bleeding वगैरह जो मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपने फिर से देखना है कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले सीवियर एंड कंटिन्यूस पेन इन द एब्डोमेन, एब्डोमिनल पेन हो जाती है। रैशेज ऑन द स्किन, स्किन में रैशेज पड़ जाती हैं। ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, माउथ और इन द इंटरनल ऑर्गन्स। फ्रीक्वेंट वोमिटिंग विद और विदाउट ब्लड, तो वोमिटिंग भी हो सकती है और उसके साथ ब्लड भी आ सकता है। ब्लैक टूल्स ड्यू टू इंटरनल ब्लीडिंग, तो जो फीकल मैटर होता है वो बिल्कुल ब्लैक होता है, उसके साथ खून होता है। एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत ज़्यादा पानी मतलब प्यास लगना। ड्राई माउथ हो जाना। पेल कोल्ड स्किन, वीकनेस यानी न्यूसिया। ठीक, प्रिवेंशन कैसे करते हैं इसकी आप? Following steps can be taken to prevent spread of dengue fever. Avoid water stagnation for more than 72 hours so that the mosquitoes do not breed there. यानी कि आपने रोज़ पानी बदलना है। 72 आवर्स तक आप मतलब वो इंसान ना जाए कि 72 आवर्स तक पानी रखे, नहीं, लेकिन क्या करना है रोज़ अपने बकेट्स में से पानी बदलना है और नया नया फ्रेश वाटर पीना है। प्रिवेंट मस्कीटो ब्रीडिंग इन स्टोर वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स एंड वेल्स। और क्या करना है कि ये जो वाटर स्टोरिंग बॉडीज होती है, पॉन्ड्स, वेल्स, यहाँ पर स्टोर ये जो मॉस्किटोज ब्रीडिंग होती है उसमें उसको प्रिवेंट कर देना है। ठीक, तो हम कहते थे कि जो वाटर स्टोरिंग बॉडीज होती हैं तो वहाँ पर इसकी ब्रीडिंग को प्रिवेंट कर दे। तीसरा वाला पॉइंट, it destroy discarded objects like old tires and bottles as they collect and store rain water। जो भी हम देखते हैं गंदगी बाहर से, जो भी कोई कबाड़ वबाड़ हो, जैसे टायर का कबाड़ हो, बोटल्स का कबाड़ हो, तो उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना है। डिस्ट्रॉय इसलिए कि जो रेन वाटर आता है उसमें समा न जाए, क्योंकि रेन वाटर उसमें जब समा जाता है तो वहाँ पर एनाफिलस, ये जो मॉस्किटो है एईडिस इजिप्टिया मॉस्किटो, तो ये वहाँ पर एग्स ले करते हैं और एग से फिर नए नए मॉस्किटोज बनते हैं। और नंबर चौथा, यूज मॉस्किटो रिपेलेंट एंड वेयर लॉन्ग स्लीव्स क्लोथ्स टू कुटेल एक्सपोजर। तो आपने अपनी बॉडी को बिल्कुल, इस इंसान को अपनी बॉडी को बिल्कुल क्या कवर कर देना है, बिल्कुल ऐसे कवर कर देना है कि ये जो मॉस्किटो है इसकी बॉडी को काट ना सके, बाइट ना कर सके। नंबर फिफ्थ, यूज़ मॉस्किटो नेट्स ऑल्सो ड्यूरिंग डे टाइम। बिल्कुल मॉस्किटो से बचने के लिए अपने कमरे को बिल्कुल जालियों से बंद कर देना है ताकि मॉस्किटोज अंदर ना आ सके। ठीक है ना, तो अंदर ना आने से आप ये इंसान बच सकता है। अवॉइड आउटडोर एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग dawn और dusk when these mosquitoes are most active। ये आउटडोर एक्टिविटीज़ आपने बिल्कुल अवॉइड करनी है डॉन एंड डस्क में, यानी कि सुबह सूरज उगना और शाम को डूब जाना, उस वक्त ये ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ये मॉस्किटोज, तो उस वक्त आपने बाहर नहीं निकलना है। लास्ट बट वन, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डेंगू फीवर मस्ट बी आइसोलेटेड फॉर एटलीस्ट 5 days। जिसमें भी डेंगू फीवर आ जाता है उसको आइसोलेट कर दो कम से कम 5 दिन। रिपोर्ट टू द नियरेस्ट हेल्थ सेंटर फॉर एनी सस्पेक्टेड केस ऑफ डेंगू फीवर। अगर आपको कहीं पर लगता है कि किसी को डेंगू फीवर हो तो आप अपने हेल्थ सेंटर में इसकी रिपोर्ट करवा दीजिए। ठीक, चलते हैं थोड़ा सा आगे। ट्रीटमेंट क्या हो सकती है दोनों की, डेंगू और डेंगू हेमोरेजिक फीवर की भी? देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। ठीक, दो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर डेंगू फीवर, पर्सन विद डेंगू फीवर शुड रेस्ट एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। बहुत सारे फ्लूइड्स खाने पड़ते हैं, पीने पड़ते हैं, ठीक है ना, लेकिन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। डेंगू हेमोरेजिक फीवर इज ट्रीटेड बाय रिप्लेसिंग लॉस्ट फ्लूइड्स। तो अब क्या, यानी कि जितने लॉस्ट फ्लूइड्स हैं उनको रिप्लेस करना है, बहुत सारा पानी पीना है। सम पेशेंट्स नीड ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू कंट्रोल ब्लीडिंग, तो उनको ब्लड भी चाहिए। यानी कि डेंगू फीवर वाले जो डेंगू हेमोरेजिक फीवर वाले जो हैं तो उनमें क्या चाहिए कि उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी अगर करा दिया जाए, क्योंकि जो इनके बॉडी में ऑलरेडी ब्लड घूमता रहता है तो उसको अगर ट्रांसफ्यूजन करवाएं
से वो ब्लड और नया ब्लड लगा दे तो उससे उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट पे, जो बैक्टीरियल डिजीज होते हैं जो कम्युनिकेबल होते हैं, तो ये पढ़ते हैं। सबसे पहला वाला ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसको बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका पैथोजन है। माइकोबैक्टीरियम ये बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, आपने बिल्कुल इसको रट्टा लगाना है कि ट्यूबरक्लोसिस का जो पैथोजन है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयरबॉर्न, डिस्चार्ज थ्रू स्प्यूटम, कफ एंड स्नीजिंग ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। ट्यूबरक्लोसिस तो वैसे भी ये छाती का डिजीज़ है, लंग इन्फेक्शन है, चेस्ट इन्फेक्शन है। तो जैसे ही चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है किसी इंसान को तो उसमें कफिंग हो जाती है, बलगम आ जाता है और स्नीजिंग आ जाती है, छींके जैसे, और उसमें से जो वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं मुंह से उसके, तो वो एयर में फैल जाते हैं और एयर बाकी ऑर्गेनिजम्स इनहेल करते हैं। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयरबॉर्न। ठीक है, तो इनक्यूबेशन पीरियड क्या है? 2 to 10 वीक्स, 2 to 10 वीक्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा ये है। ठीक, अगर किसी पर्सन को लग जाए तो 10 हफ्ते के बाद ये बीमार पड़ सकता है और उसको ये भी पता नहीं चलता है कि इसको कब हुआ था टीबी। ठीक, सिम्टम्स क्या है? सॉरी, ड्यूरिंग विच द बैक्टीरिया प्रोड्यूस टॉक्सिन ट्यूबरक्यूलिन, और यहाँ पर क्या कौन सा टॉक्सिन देते हैं ये भी पूछा जा सकता है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं ट्यूबरक्यूलिन। सिम्टम्स होता है पर्सिस्टेंट फीवर एंड कॉफिंग, बहुत ज़्यादा खांसी आना और फीवर भी, चेस्ट पेन एंड ब्लड कम्स आउट विद स्प्यूटम, बहुत चेस्ट में पेन हो जाती है और जो स्प्यूटम होता है बलगम उसके साथ खून आने लगता है, जनरल वीकनेस भी हो जाती है। ठीक है ना, तो कफिंग इसमें बहुत ज़्यादा रहती है और स्प्यूटम के साथ ज़्यादा खून भी चला आता है। अब इसको क्योर कैसे करें? प्रिवेंशन एंड क्योर। सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ पेशेंट टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। सबसे पहले ही पेशेंट को आप बिल्कुल अवॉइड कर दो, आइसोलेट कर दो, ताकि इन्फेक्शन जो होती है, इन्फेक्शन का स्प्रेड वो अवॉइड हो जाए। बीसीजी वैक्सीनेशन, इसके लिए एक वैक्सीन आता है वो उसको करवा लो। बीसीजी वैक्सीनेशन इज़ गिवन टू चिल्ड्रन एज ए प्रिवेंटिव मेजर, यानी कि जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको बहुत सारे वैक्सीन लगते हैं, तो इसका भी एक वैक्सीन होता है, तो ये ऑलरेडी बच्चों को दिलाया जाना चाहिए। लिविंग रूम्स शुड बी एरी, नीट एंड विथ क्लीन सराउंडिंग्स, यानी कि बहुत साफ सफाई रखनी है। एंटीबायोटिक्स भी एडमिनिस्ट्रेड एज ट्रीटमेंट, तो यहाँ पर एंटीबायोटिक्स भी इसको ट्रीट कर देती हैं। इसके बाद है हमारा दूसरा वाला जो है टाइफाइड। ठीक है ना, तो इसमें पैथोजन है बैसिलस रॉड शेपर्ड बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफाई। बैसिलस रॉड शेपर्ड, बैसिलस एक्चुअली में बैक्टीरिया का एक किस्म है और बैसिलस के माने ही ये रॉड शेपर्ड हैं, और ये रॉड शेपर्ड बैक्टीरिया जो है उसका नाम है सैल्मोनेला टाइफाई। तो ये डिजीज़ काज करता है एक ऑर्गेनिज्म में, यानी ह्यूमन में, उसको बोलते हैं टाइफाइड। मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है इसका फूड एंड वाटर। ठीक है ना, जिस किसी भी को भी टाइफाइड होता है तो उसको एडवाइस किया जाता है कि आप बॉइल्ड पानी पियो। बॉइल्ड पानी में कंटेमिनेशन नहीं रहती है और बॉइल्ड पानी पीने से वो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाती है और थ्रू एंटीबायोटिक्स ठीक हो जा सकता है। और इंक्यूबेशन पीरियड क्या है बेटा? 1 to 3 वीक्स। सिम्टम्स क्या है? कंटिन्यूस फीवर, बहुत ज़्यादा फीवर होता है, हेडेक होता है, स्लो पल्स रेट होती है, रेडिश रेशेस अपीयर ऑन द बेली, यानी कि बिल्कुल पेट पर बहुत सारे रेडिश रेशेस आ जाती हैं इन एक्सट्रीम केसेस। अल्सर्स में रप्चर रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ द पेशेंट, यानी कि इतना एक्सट्रीम तक जाता है कि अल्सर्स हो जाने शुरू हो जाते हैं इस पेशेंट में और उसकी डेथ हो जाती है। प्रिवेंशन, एंटी टाइफाइड इनॉकुलेशन शुड बी गिवन, और वो एंटीबायोटिक्स ही होते हैं जो इनको दिए जाते हैं। अवॉइड टेकिंग एक्सपोज्ड फूड एंड ड्रिंक, यानी कि इसको बिल्कुल साफ सफाई रहनी चाहिए और ना कि कंटेमिनेटेड फूड और वाटर दिया जाए। प्रॉपर सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस शुड बी मेंटेन्ड। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा ऑफ द पेशेंट, यानी कि जो भी बचा कुचा या अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल एलिमिनेट होके, हाँ,
निकलता है तो उसको बिल्कुल कवर कर देना है, डिस्पोज कर देना है। एंटीबायोटिक शुड बी एडमिनिस्टर्ड, और एंटीबायोटिक्स की मदद लेनी पड़ती है, यानी कि ही शुड कंसल्ट द डॉक्टर फॉर हिज ट्रीटमेंट। Cholera, it often breaks out among people in crowded areas and the areas with poor sanitary conditions। तो कॉलरा कहाँ पर, यानी कि जहाँ पर बहुत सारा क्राउड हो। क्राउड मीन्स कि जहाँ पर लोगों की संख्या ज़्यादा रहती है, वहाँ पर जहाँ साफ सफाई अच्छी तरह से नहीं होती है, तो वहाँ से कॉलरा स्प्रेड हो सकता है। पैथोजन क्या है? कामा शेप्ड बैक्टीरियम, विब्रियो कॉलरी। विब्रियो का मतलब ही कामा है, ठीक है ना। विब्रियो जो है कामा शेप्ड होता है, ठीक। तो ये पैथोजन है कामा शेप्ड बैक्टीरियम, उसको बोलते हैं विब्रियो कॉलरी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है बेटा? कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। तो यहाँ पर भी कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, जैसे टाइफाइड का था, यहाँ पर भी वही है। हाउस फ्लाई इज द कैरियर, यानी कि हाउस फ्लाई कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर पर जाकर बैठती है और वहाँ से बैक्टीरिया लाती है और क्या करती है काम? फूड पर बैठ जाती है, वाटर पर बैठ जाती है, फिर वो वाटर और फूड इंसान खाता है और उससे इनॉकुलेशन हो जाती है, देन वो बीमार पड़ जाता है। और इसका इंक्यूबेशन है 6 आवर्स टू 2 to 3 days, यानी कि बिल्कुल कम है। अब सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स में एक्यूट डायरिया एंड वाटरी स्टूल निकलता है, बिल्कुल डायरिया। मस्कुलर क्रैम्पस, बिल्कुल मस्कुलर क्रैम्पस हो जाते हैं, टूटे टूटे मसल्स लगते हैं। लॉस ऑफ मिनरल थ्रू यूरिन, और यूरिन के साथ भी बहुत सारी मिनरल्स निकलते हैं। डिहाइड्रेशन लीड्स टू डेथ, यानी कि डिहाइड्रेशन, पानी बाहर आ जाना जिस्म का, और उससे डेथ हो सकती है। कैसे इसको अब करें ट्रीट? कॉलरा वैक्सीनेशन शुड बी गिवन। छोटे छोटे बच्चों को कॉलरा वैक्सीनेशन करवाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, शुगर, ये Na सोडियम है, K पोटेशियम है, और शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर शुड बी गिवन टू द पेशेंट टू चेक डिहाइड्रेशन। और बहुत सारा फ्लूइड्स देना है और उसमें डाल के शुगर, सोडियम या पोटेशियम डाल के ना इसको पिलाना पड़ता है, ताकि ये चेक करे डिहाइड्रेशन, जैसे पानी का लॉस हो जाना, तो यहाँ से और फ्लूइड्स पिलाते रहो। और इन मार्केट इट्स अवेलेबल एज ORS, ऑरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। घर में भी बना सकते हैं, पानी में थोड़ा सा नमक डाल दो और शुगर डाल दो, फिर उसको स्टायर कर दो और वो आदमी वो खा सकता, पी सकता है। प्रॉपर वॉशिंग एंड कुकिंग ऑफ फूड, और जो ये फूड खाता है उसकी प्रॉपर कुकिंग करनी है। और जो कपड़े पहनता है, यूटेंसिल्स इस्तेमाल करता है, उनकी क्या होनी चाहिए? उनकी बिल्कुल प्रॉपर कुकिंग होनी चाहिए और प्रॉपर क्लीनिंग हो जाए। और नंबर चौथा है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वोमिट एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा। अगर इसकी वोमिटिंग होती है या ये ह्यूमन एक्सक्रीटा जो होता है, ठीक, तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। फ्लाई शुड नॉट बी अलाउड टू सिट ऑन द ईटेबल्स एंड यूटेंसिल्स। और जो भी यूटेंसिल्स इस्तेमाल हो रहे हैं या ईटेबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको मक्खियों से बचाना है, ठीक। नंबर नेक्स्ट है हमारा डिप्थेरिया। क्या है बेटा? डिप्थेरिया। दिस डिजीज जनरली ऑकर्स इन चिल्ड्रंस ऑफ 1 to 5 years ऑफ एज, यानी कि जो बच्चे होते हैं 1 से 5 साल के, उन्हीं में ये पाया जाता है। पैथोजन है रॉड शेप्ड बैक्टीरियम, रॉड शेप्ड बैसिलस, ठीक है ना। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया, इसका नाम है बैक्टीरिया का जो पैथोजन है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन। इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 4 days। सिम्टम्स है स्लाइट फीवर, कम बुखार आना, सुअर थ्रोट में खराबी आ जाना, एंड जनरल इंडिस्पोजिशन, ओजिंग सेमी सॉलिड मटेरियल्स इन द थ्रोट, बिल्कुल, विच डेवलप्स इनटू टफ मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन में कॉज क्लॉगिंग, ब्लॉकिंग ऑफ एयर पासेज, रिजल्ट्स इनटू द डेथ, यानी कि बिल्कुल गला बंद हो जाना और सांस लेने देने में तकलीफ हो जाना, तो उससे क्या हो जाती है? डेथ हो सकती है। प्रिवेंशन कैसे करें इसकी? इमीडिएट मेडिकल अटेंशन शुड बी गिवन, जल्दी इसको अस्पताल ले दिया जाए। बेबी शुड बी गिवन DPT वैक्सीन, उसको DPT वैक्सीन करवाना है। सेप्यूटम, हाँ, ऑरल एंड नेसल डिस्चार्जेस ऑफ द इन्फेक्टेड चाइल्ड शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ। जो भी ये थूक वूक निकालता है
या नेसल डिस्चार्जेस होते हैं तो उनको बिल्कुल क्या करना है, उनको डिस्पोज ऑफ कर देना है। एंटीबायोटिक्स में भी गिवन अंडर डॉक्टर सुपरविजन, डॉक्टर जैसे भी एंटीबायोटिक दिखे अपने प्रोसीजर के हिसाब से तो वो देने हैं। आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड चाइल्ड, बिल्कुल इसको आइसोलेट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट डिजीज़ जो बैक्टीरियल ये है लेप्रोसी जिसको कहते हैं, इसका जो पैथोजन होता है ये भी एक बैक्टीरियम होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये याद रखना आसान है, इसके डिजीज़ पर ही नाम है। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि बहुत ज़्यादा आपने वो जो इंसान कांटेक्ट में रहता है इन्फेक्टेड पर्सन के तो उससे हो जाता है। नेसल सिक्रीशंस आर द मोस्ट लाइकली इन्फेक्शियस मटेरियल फॉर फैमिली कांटेक्ट। जो नेसल सिक्रीशंस आती है, ठीक है ना, तो वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड होती है। इंक्यूबेशन है 1 to 5 years, 1 to 5 years, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंक्यूबेशन पीरियड। सिम्टम्स अफेक्ट स्किन, स्किन में इफेक्ट हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स एंड अल्सर्स, नोड्यूल्स एंड अल्सर्स, ठीक। स्केब्स एंड डिफॉर्मिटीज ऑफ फिंगर एंड टोज, इन्फेक्टेड एरियाज लूज सेंसेशन, यानी कि जितने भी इन्फेक्टेड एरियाज होते हैं तो लेप्रोसी शायद कोढ़ की बीमारी होती है तो इसमें बहुत सारी स्किन खराब हो जाती है और उनमें सेंसेशन भी नहीं रहती है। प्रिवेंशन एंड क्यूर क्या है, द चिल्ड्रन शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द पेरेंट्स सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी। चिल्ड्रंस को बिल्कुल बचा के रखो। जिसमें किसी भी पर्सन में लेप्रोसी हो तो चिल्ड्रन को बिल्कुल उसके पास मत जाने दें, बिल्कुल आइसोलेट कर दें। हाँ, सम मेडिसिन में अरेस्ट द डिजीज़ एंड प्रिवेंट फ्रॉम स्प्रेडिंग, और कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं जो इस डिजीज़ को बिल्कुल अरेस्ट कर देती हैं और स्प्रेडिंग से बचाती है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने बैक्टीरियल डिजीज़ भी कवर कर लिए। इसके बाद में आगे जाके दूसरे डिजीज़ भी पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना काफ़ी, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दे। सॉरी बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। तो कल के लिए हम कुछ और भी रखते हैं, तो आप फिलहाल ये लेक्चर्स देखें और इसमें से ये बहुत सारी किस्म की मतलब ये कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, ये तो ये ऐसे याद नहीं रहती हैं। थोड़ा सा इनमें आपने क्या करना है, रटा लगा के पढ़ना है और बार बार पढ़ना है, रिवीजन करना है। 2-3 बार रिवीजन करोगे तो याद रह जाएगा और आप ज़रूर एग्ज़ाम में ये क्लियर कर पाओगे। ठीक है बेटा, आप अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। आप भी खुश रहें और हमारे लिए भी दुआ करते रहें। अल्लाह हाफिज़।